मॉर्निंग एवरीवन। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आइए देखते हैं क्या है हमारा ये फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट का नाम ही है इंट्रोडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं आपको डेफिनेशन भी बताया था। इंजीनियरिंग का वो ब्रांच जो पावर के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के साथ डील करता है, उस इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है। तो अब उसका डेफिनेशन ही है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन पे काम करेगा वो। उस चीज के बारे में हम लोग को जानना भी पड़ेगा कि जनरेशन क्या होगा, कैसे किया जाएगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसे किया जाएगा, और यूटिलाइजेशन हम लोग घर में करते ही। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो पावर जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पावर सिस्टम है, जो पावर को घर तक पहुंचाने का सिस्टम है, जनरेट करके पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जो अपने घर तक लाते हैं, जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट किए, जो जैसे आप लोग नाम सुने होंगे एनटीपीसी, उसके बाद आप नाम सुने होंगे हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये सब पावर स्टेशन क्या है? एक जनरेटिंग स्टेशन है जो पावर को जनरेट करता है। पावर को क्या करता है? जनरेट करता है। तो पावर को जनरेशन करने के बाद अपने घर तक लाने का, अपने घर तक इलेक्ट्रिसिटी लाने का जो सिस्टम है, पावर को जनरेट करके अपने घर तक इलेक्ट्रिसिटी को लाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? पावर सिस्टम। क्या बोलते हैं? पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम जो है हमारा, आप लोग देख सकते हैं, पावर सिस्टम बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। मेन 3 कंपोनेंट: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन सा सिस्टम? जनरेशन सिस्टम, जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बस ये आप नाम याद रखिए, आपको पूरा एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन किसको क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे। आप लोग यहां पे पहले थोड़ा सा 2 लाइन लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। फर्स्ट लाइन में कह रहा है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट से मिलकर बना है: पावर जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इतना चीज आप लोग अभी अपने मन में रखिए, इतना याद रखिए। शायद तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आप लोग अच्छे स्टूडेंट की तरह, सीरियस स्टूडेंट की तरह कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, इस चीज को आप नोट भी कर लिए होंगे अभी तक। उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए, अब ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक डायग्राम बना हुआ है, देख रहे हैं, सब देख रहे होंगे। तो इस बोर्ड पे जो डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को सप्लाई सिस्टम का या फिर पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन डायग्राम। तो बेसिकली इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि घर में, हमारे घर में पावर कैसे आता है, आप वो चीज समझ लीजिए। अगर इस डायग्राम को आप समझ गए तो पावर हमारे घर में कैसे आया, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे आया, वो चीज आप समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम सीरियस होकर आराम से सुनना है पहले। सिंगल लाइन डायग्राम में सबसे पहले कोई भी चीज को यूज करने से पहले, अब ये हमारा मार्कर ही है, इस मार्कर को यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास आएगा, तब इसको यूज कर पाएंगे। उसी तरह पावर को हमको यूज करना है, तो पावर को सबसे पहले क्या किया जाएगा? जनरेट किया जाएगा। पावर को जनरेट करेंगे तब उसके बाद का जो प्रोसेस है तभी ना यूज कर पाएंगे। जब तक कोई चीज पैदा नहीं होगा तब तक वो कैसे हमारे पास आएगा? तो सबसे पहले पावर सिस्टम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, या फिर सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, वो है पावर को जनरेट करना। तो पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग जनरेटिंग स्टेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जनरेटिंग स्टेशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? जनरेटिंग स्टेशन। अब वो जनरेटिंग स्टेशन एनटीपी से भी हो सकता है, या फिर हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन हो गया जो 11 केवी पे
11,000 वोल्टेज पे पावर को जनरेट किया। अभी आपको याद है 11,000 वोल्टेज से पावर को जनरेट किया गया। अब क्यों 11,000 वोल्टेज पे जनरेट किया जाता है ये मैं आपको आगे जब इसका थ्योरी बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे पूरा डायग्राम के बारे में समझना है, बस मन में याद रखिए 11 केवी पे वो जनरेट कर लिया गया। कोई डाउट आप लोग के मन में नहीं रहेगा। हमारे यहाँ एक लाइव क्लास में हर वीक में अरेंज किया जाएगा। आप लोग अपने सारे डाउट को एक जगह लिखते रहिए और ज्यादा डाउट होगा भी नहीं, 2-4-5 डाउट होगा तो लाइव क्लास जब मैं लाइव आऊंगा आप लोग के साथ, आप वहां पे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज क्या था, तो आप लोग उसको नोट करके रख सकते हैं। है मैं डाउट क्लियर करते ही चलूंगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या कितना तक सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं आप लोग के मन की बात को भी जानता हूँ। तो ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये जनरेटिंग स्टेशन का क्या पावर को 11 केवी पे जनरेट कर लिया। 11 केवी पे जनरेट करने के बाद अब 11 केवी वोल्टेज क्या है हमारा, वो स्मॉल वोल्टेज। अब देखिए एनटीपीसी यहाँ से पटना से कितना दूर है, लगभग 100 किलोमीटर मान लेते हैं। एनटीपीसी बाढ़ 100 किलोमीटर होगा। अब जब एनटीपीसी बाढ़ 100 किलोमीटर है, अब वहां से अगर 11 केवी वोल्टेज को जनरेट किए हैं, अगर वहां से डायरेक्ट अपने घर तक पटना तक लेके आए, बाढ़ से डायरेक्ट पटना तक ले गए 100 किलोमीटर में, तो 100 किलोमीटर में वायर भी लगाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग जानते होंगे कि जब सर्किट कंप्लीट होता है और वायर लगा हुआ है तो वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज उसमें सप्लाई दिए, उसमें क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा और उसमें करंट के फ्लो करने से उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप IR। अब वोल्टेज ड्रॉप इतना हो जाएगा कि उस 11 केवी को वो बीच में ही खत्म कर देगा, हमारे घर तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, वहां से एनटीपीसी से या फिर कोई भी जनरेटिंग स्टेशन से डायरेक्ट अपने घर तक लेके नहीं आते हैं, बीच में बहुत सारा सिस्टम लगाते हैं। वो सिस्टम क्या है, सबसे पहले 11 केवी पे जनरेट हो गया। अब 11 केवी पे जनरेट करने के बाद उसको क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, मतलब वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे पास एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ट्रांसफार्मर। जब मैं आपको एसी मशीन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं ट्रांसफार्मर बताऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ याद रखना है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज के लेवल को या तो बढ़ाता है या घटाता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज के लेवल को या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है। यानी 11 केवी को वो बढ़ा के 220 भी कर सकता है और 220 को घटा के वो 11 भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने, आप लोग बस सिंपल याद रखिए कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को उसकी मदद से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज को घटा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बताऊंगा ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, बस यहाँ पे याद रखिए कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। तो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 11 केवी को 220 केवी में, इस 11 केवी को 220 केवी में स्टेप अप कर लिया। स्टेप अप कर लिया तो अब 220 केवी वोल्टेज क्या है, बहुत ज्यादा है। अब 220 केवी वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो फिर वहां से क्या करेंगे, लाइन को आगे लेके आएंगे। आप लोग देखे होंगे कि खेत सब में बहुत बड़ा स्टील टावर लगा हुआ होता है, तो वो जो स्टील टावर है उसमें बेसिकली हाई वोल्टेज का लाइन आता है। अब वो हाई वोल्टेज लाइन 220 केवी का भी हो सकता है, 132 केवी का हो सकता है, व्हाटएवर। 220 केवी का लाइन आया हमारा, उसको हम लोग स्टील टावर की मदद से आगे बढ़ते हैं, लाइन को आगे बढ़ते हैं। तो वो जो हमारा लाइन 220 केवी वाला लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन कर लिए, प्राइमरी ट्रांसमिशन करने के बाद उसको क्या किया हम लोग, कुछ दूर आने के बाद मतलब अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो लगभग पटना लेके आना है, लाइन को कहां पर लेके आना है, पटना में लेके आना है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो जब लाइन हमारा लगभग 50 आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा, तो वहां फिर हम लोग क्या करेंगे, एक रिसीविंग स्टेशन बनाएंगे जिसको बोलते हैं पावर सब स्टेशन। क्या बोलते हैं, पावर सब स्टेशन। तो वहां पे एक रिसीविंग सब स्टेशन बनाएंगे। या फिर आप देखें होंगे पावर ग्रिड, देखेंगे नहीं देखें पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड हमारा बेसिकली एक रिसीविंग स्टेशन है जहां पे वो 220 केवी का लाइन को ले लेता है और वहां पे 220 केवी का लाइन को लेने के बाद वहां पे अब क्या है, वोल्टेज को हटाना है, क्योंकि 220 केवी को अपने घर में हम लोग यूज नहीं करेंगे, कम वोल्टेज को यूज करेंगे। तो 220 केवी वोल्टेज को 33 केवी में स्टेप डाउन करेंगे। 33 केवी में क्या किया हम लोग, स्टेप डाउन।
अब जब 33 केवी में स्टेप डाउन कर लिए तो यहाँ से दो चीज यूज होगा, दो चीजों के लिए जाएगा। फर्स्ट, अगर कोई हमारा इंडस्ट्री है, कोई लार्ज इंडस्ट्री है जिसको हमारा 33 केवी का सप्लाई चाहिए, तो यहाँ से क्या करेगा, वो लाइन ले लेगा, या फिर जो हम लोग कंज्यूमर है उस कंज्यूमर के लिए लाइन हमारा आगे बढ़ेगा। तो 33 केवी का लाइन लार्ज इंडस्ट्री को चला गया या फिर कंज्यूमर के लिए आगे बढ़ गया। यहाँ पे ये 220 केवी को 33 केवी में स्टेप डाउन कर लिया, और स्टेप डाउन करने के बाद जब लाइन को आगे भेजे उसको हम लोग नाम दिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या नाम दिए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये हमारा कौन सा लाइन हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो आप यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा पावर ग्रिड, जितना भी पावर ग्रिड है वहां से जब लाइन निकलता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलिए। आगे जब सेकेंडरी ट्रांसमिशन कर लिया गया उसके बाद हम लोग लाते हैं ग्रिड सब स्टेशन में। कहां पे लाते हैं, ग्रिड सब स्टेशन। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो रिसीविंग स्टेशन यहाँ पे बना हुआ, ये रिसीविंग स्टेशन बेसिकली ग्रिड सब स्टेशन है जो हम लोग के आसपास में आपको दिख जाएगा। इस ग्रिड सब स्टेशन पे लाने के बाद उस 33 केवी के वोल्टेज को फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 33 केवी को कितना में कन्वर्ट कर लिए, 11 केवी में। कितना में कन्वर्ट कर लिया हम लोग, 11 केवी में। अब 11 केवी में कन्वर्ट करने के बाद दो चीजों के लिए जाएगा। अब ये हमारा 33 केवी लार्ज इंडस्ट्री के लिए गया था, अब यहाँ पे लाइन 11 केवी है तो ये स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जाएगा। किसके लिए जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हमारा लाइन चला गया और दूसरा लाइन कंज्यूमर के लिए चला गया। आगे का लाइन क्या हो गया हमारा, कंज्यूमर के लिए चला गया। तो 33 केवी 11 केवी में स्टेप डाउन हुआ, जो ग्रिड सब स्टेशन हम लोग के आसपास है वहां पे वो स्टेप डाउन हुआ, फिर लाइन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद जो लाइन को आगे बढ़ाए उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, बोर्ड खत्म हो जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ से कंटिन्यू करा है। ये जो लाइन है ये लाइन वही लाइन थी, ठीक है। और जब हम लोग ग्रिड सब स्टेशन से लाइन को आगे भेजते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वोल्टेज कितना होता है, 11 केवी। 11 केवी पे हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ गया। अब आप लोग जहां रहते हैं होंगे गली मोहल्ले में, आप लोग देखते होंगे कि एक दो साइड से पोल लगा के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, देखिए होंगे, सब देखे होंगे अपने गली मोहल्ले में, आप लोग सब देखे होंगे। तो वो ट्रांसफार्मर आप लोग गौर कीजिएगा कि एक साइड से 3 वायर आता है और एक साइड से 4 वायर आता है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप जाके गौर कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप गौर जाके देखिएगा एक साइड से 3 वायर आ रहा है और एक साइड से 4 वायर निकल रहा है। तो ये जो 3 वायर का लाइन है वो लाइन हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो 11 केवी का है। वो 11 केवी का लाइन हम लोग के गली मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर में आ गया। उस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आ गया। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस 11 केवी के लाइन को 440 वोल्ट में, 440 में, आप लोग सुने भी होंगे कि ये 440 वोल्ट का लाइन 440 वोल्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और 440 वोल्ट में जैसे ही वो कन्वर्ट किया उसका जो आउटपुट निकलेगा उसमें 4 वायर होगा, आप लोग देखे होंगे 4 वायर होता है। और उस वायर का जब वहां से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जब हमारा आउटपुट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से लाइन हमारा निकल गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को अपने घर से लाइन लेना है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से जो लाइन आता है वो 3 फेज का लाइन आता है। कौन से फेज का लाइन आता है, 3 फेज का। लेकिन हम लोग अपने घर में जो यूज करते हैं वो सिंगल फेज का लाइन यूज करते हैं। कौन सा लाइन यूज करते हैं, सिंगल फेज का लाइन। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारा जो आप देखे होंगे 4 वायर होता है, 1 2 3 4, तीनों का आप कलर भी देखेंगे कि रेड कलर का होता है, एक व्हाइट येलो होता है, एक ब्लू होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक। तो ये जो एक साथ 3 वायर है उसको बोलते हैं फेज वायर। क्या बोलते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो 3 फेज वायर है, अब लाइन हम लोग को अपने घर में सिंगल फेज कर लेना है तो क्या करते हैं हम लोग, एक फेज वायर से ले लिए और एक न्यूट्रल से ले लिए। तो हम लोग अपने घर से 2 वायर ले जाते हैं, एक फेज वायर एक न्यूट्रल वायर, और वहां से हम लोग लाइन ले लिए। तो
तो वो जो लाइन होता है हमारा वो सिंगल फेज का लाइन होता है और वो सिंगल फेज का लाइन 230 वोल्ट का होता है। कितना का होता है हमारा 230 वोल्ट का। अब यहाँ पे जब हम लोग को सिंगल फेज का ही लाइन यूज करना है, हम लोग सिंगल फेज की लाइन लेते हैं तो 3 फेज क्यों बनाएंगे। तो इसका भी कारण, अब कोई हमारा जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है जो 440 वोल्ट पे काम करता है या फिर कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स है या फिर सिनेमा हॉल है, उसको 3 फेज का सप्लाई चाहिए। तो 3 फेज के सप्लाई को देने के लिए हम लोग क्या किए हैं, 3 फेज का लाइन यहाँ पे बना लिए। तो बेसिकली यहाँ जो आप लोग लिखा हुआ सर्विस मेंस देख रहे हैं, इस सर्विस मेंस का मतलब है अपने घर से जो वायर पोल पे ले जाते हैं, अपने घर से जो वायर पोल पे ले जाते हैं उस वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस। आई थिंक आपको यहाँ पे एक्यूरेट सारा समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे। अब इसका जो हमारा थ्योरी है वो थ्योरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वहाँ पे आपको जब इस वीडियो कंप्लीट आप 1-2 बार देख के समझ जाएंगे तो थ्योरी आपको और आसानी समझ में आएगा, उसमें बहुत चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।